दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे और हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर। जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार अपनी जीत दर्ज की है और उसको लेके कहीं ना कहीं अब सीएम को लेके गहमा गहमी बनी हुई है। इस पूरे वाकया में कल जिस तरह से पर्यवेक्षक बनाया गया है अमित शाह को और जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव को पर्यवेक्षक के तौर में नियुक्त किया गया है, इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए अनिल भाई पटेल जी हैं। अनिल जी नमस्ते। पहले तो स्वागत है। नमस्कार सर, क्या लग रहा है हरियाणा में सीएम को लेके पेच फंस रहा है? राहुल देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि किसका चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वहाँ। अमित शाह ने कहा था कि नायब सिंह उनका नाम पहले जाहिर कर दिया गया। हाँ भाई, उनको जब मनोहरलाल खट्टर को हटाया गया तो यही कहा गया कि अब हमारा चेहरा जो है वो नायब सिंह सैनी होंगे, उसी पर लड़ा गया। और अब पहले कहा गया कि 12 तारीख को शपथ विधि होगी, फिर कहा नहीं 15 तारीख को होगी, अब कहा जा रहा है 17 तारीख को होगी और अभी तो आज 14 ही है, पता नहीं कब और बदल सकती है। सवाल ये है कि अमित शाह को क्यों पर्यवेक्षक बनाना पड़ा। इतिहास में मुझे नहीं लगता, मुझे याद हो वो गुजरात में भी रहे हों तो कहीं पर्यवेक्षक बन के गए हों, या वो जब केंद्र में अध्यक्ष थे बीजेपी के तब भी वो कहीं पर्यवेक्षक बन के गए हों, या किसी भी अभी तक 2014 से मुझे याद नहीं है। अगर तुमको याद हो तो मुझे बताना, करेक्ट करना मुझे। नहीं, अभी तो अब कहीं पर्यवेक्षक बन के गई हो सीएम बनाने के लिए, मुझे नहीं याद है सर। दूसरे को ही भेजा गया। हाँ, खुद कभी नहीं। BL संतोष गए हुए हैं कोई भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए, या भूपेंद्र यादव हैं वो गए हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग लीडर गए हुए हैं, लेकिन ये कभी नहीं गए। लेकिन पहली बार आपको जाने की जरूरत पड़ी, क्यों? और साथ में मोहन यादव क्यों? सवाल है ना एक बड़ा। तब जो बातें वहाँ से समझ में आ रही हैं, हालांकि इनके लिए कहा जाता है बीजेपी का घर बोले जो बिग बॉस के घर जैसा है, कुछ भी हो सकता है वहाँ। तो जरूरी नहीं है कि नायब सिंह सैनी फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो कह सकते हैं वहाँ जाकर अमित शाह की भी ये तो जुमला था, फिर अब तो हम जीत गए, कह सकते हैं ना। लेकिन इनकी आंखें कब खुली आपको बताऊं। राव इंद्रजीत सिंह, उनकी लड़की अदिति, उनके घर में 10 विधायक मिलने गए परसों शाम को। वो सब लामबंद होने लगे और प्रेशर बनने लगा कि भाई आप हमको सीएम बनाइए, क्योंकि अहिरवाल बेट यानी जो वहाँ की यादव हैं, हमारे यूपी और बिहार की तरह यादव नहीं है वहाँ पढ़े लिखे यादव हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। भाई वहाँ पर उनका साम्राज्य भी था एक समय में, मतलब राजघराने के लोग भी थे यादव में से। तो वो लोग जो है बीजेपी के साथ रहते हैं वहाँ, हमारे यहाँ यूपी बिहार की तरह बीजेपी के विरोध में नहीं रहते। तो इस बार अहिरवाल जो बेल्ट है वहाँ पर उनको अच्छी खासी वोट मिली। तो स्वाभाविक है कि अपना दावा जो है हम वहाँ तो जैसे कांग्रेस में ठोक रहे थे वैसे अनिल विज भी ठोक रहे थे, राव इंद्रजीत सिंह वो भी ठोक रहे थे, कैप्टन अभिमन्यु थे वो भी ठोक रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि बनेगा कौन, क्योंकि अगर 10 विधायकों को वो लेके रखते हैं अलग, तो सवाल ये भी उठता था अगर वो विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, नाराज होते हैं, तो क्या कहीं इसका लाभ कांग्रेस तो नहीं ले लेगी। हालांकि मैं बहुत हाइपोथेटिकल जवाब दे रहा हूँ तुमको, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बीजेपी में कोई नाराज नहीं हो सकता। उनको पता है नाराज होंगे तो कल हमको जेल जाना पड़ेगा, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, पता नहीं लोकल पुलिस ही आ जाए, और आपको इसलिए भी उठा ली कि भाई अपने गाड़ी जो है वो दूसरे पार्किंग में पार्क की है। फिर पता चला कि आपके घर में तो ड्रग्स मिल गया, फिर पता चला कि आपने तो ज़मीन हड़पी थी, फिर पता चला कि आपने देश विरोधी काम किया है, फिर पता चला कि कोर्ट ने कहा भी कुछ नहीं है, ये फर्जी केस है, 1 साल तक आप जेल में रहो, फर्जी केस में जमानत मिल जाए। मतलब ये बीजेपी वालों के साथ ये सब पॉसिबल है। हाँ, जो भाई यही तो बात है ना। कोई देखे, मैं अब बताएं, कांग्रेस में लोग नाराज होते हैं, मान मनोबल नाराजगी भी दिखाई जाती है, पर इसके अंदर ना आप नाराजगी बोल सकते हैं ना दिखा सकते हैं। वही भाई इंद्रजीत सिंह राव ने जो उनके वहाँ बैठे हुए, इसलिए उनको खुलासा करना पड़ा कल आके, भैया ये तो खाली औपचारिक मुलाकात थी, कोई हम बात नहीं कर रहे हैं। उनको जैसे ही नाम अनाउंस हुआ शाम को कि अमित शाह जो है वो पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं, तो वहाँ सब सरेंडर। और दूसरी बात, अनिल विज सीधे पहुंचे भागे इनके यहाँ, क्या जगत प्रकाश नड्डा के यहाँ। वो इसलिए नहीं भागे हमको बना देना, इसलिए भागे सर वो जो मैंने बोल दिया था बोल बुला के वो शरण में, यानी उनके शरण में आके और सर को साहब को बोलना, क्योंकि साहब तो मिले नहीं होंगे। अब
जरा मेरा पैरवी कर देना कि वो सब मैं ऐसे में तो हवा बना रहा था कि शायद जो मेरे लोग हों वो मुझे जिता दें, क्योंकि एक रणनीति ये भी होती है ना कि अगर मैं सीएम बनूंगा तो लोगों को लगेगा भैया हम तो एक विधायक को नहीं चुन रहे, हम तो सीएम को चुन रहे हैं। हाँ, रणनीति के तहत मैंने बोला था सर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, जैसा साहब बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। अब सवाल ये होता है राहुल कि अगर पर्यवेक्षक बन के अमित शाह जा रहे हैं, देश का केंद्रीय गृह मंत्री जा रहा है, और क्यों कोई दूसरा बंदा नहीं जा रहा है, डॉक्टर जो यादव साहब है वो जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई ओबीसी चेहरा नया दें, क्यों? क्योंकि सैनी जो हैं वो खाली 2% हैं। हालांकि गुजरात में भी आप देखो तो विजय रूपाणी वो जैन समाज से आते थे, वो भी 2% थे, लेकिन फिर भी उनको यहाँ सीएम बनाया गया। और उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चुप रहे, जो केवल आदेशों का पालन करे, उनको हुजूरी करे। हाँ, उनको नितिन पटेल जैसा आदमी नहीं चाहिए, उनको आनंदीबेन जैसी जो स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं चाहिए, उनको जो है भूपेंद्र पटेल जैसा व्यक्ति चाहिए। हालांकि विजय रूपाणी और आप नितिन पटेल की अपेक्षा में दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो नितिन पटेल ज़्यादा मजबूत थे, भाई पाटीदार समाज से आते। तो उसी तरह वहाँ पर भी अब देखो कि वहाँ आप जाटों को तो बनाएंगे नहीं। अगर वहाँ क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जाट वर्सों तो आपने किया था। हाँ, हालांकि जाटों ने भी आपको वोट दिया है, लेकिन अब जाट को बनाएंगे तो फिर वही होगा कि आपने तो भीतर घात किया, हमारे साथ विश्वासघात किया। आपने कहा था जाट वर्सों सोल, और हमने आप जाट के विरोध में आपको वोट दिया, और अब जाट को बना रहे हैं। वो बना नहीं सकते हो। आप गुर्जर को बनाओगे नहीं, क्योंकि आपने भाई 7-8% गुर्जर भी है वहाँ, वो मजबूत है। उतनी संख्या में आप बात करो तो वहाँ यादव हैं, यादव को भी हक बनता भी है उनका, भैया आपको जिताया इस बार अच्छी संख्या में। लेकिन हालांकि आपने वादा किया है कि आप सैनिक को बनाएंगे, वहाँ हालांकि खत्री पंजाबी भी हैं, वहाँ पर सिख भी हैं, वहाँ पर बनिया भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, 36 कौम हाँ हैं। लेकिन देखो अब बताया, आपने ब्राह्मण को भी बना दिया राजस्थान में, आपने यादव को भी बना दिया मध्य प्रदेश में, आदिवासी को भी आपने बना दिया, और खुद आप बोलते हैं हम ओबीसी हैं, समझो। तो आपके साथ में अब ये दिक्कत है कि आप वहाँ जाके क्या करेंगे? अपनी बात को रिपीट करेंगे कि भाई 2% इसको बनाइए। इसलिए वहाँ जो मामला एक पेज जो फंसता जा रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, कल जैसा कि हम लोग कहा था कि वहाँ 20 सीटों पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस ने अपनी टेक्निकल टीम के माध्यम से वहाँ पर सबूत दे दिए हैं। बहुत सारे वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, बहुत सारे पत्रकार, अब वो गुहार लगाने की, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता है उनकी बात तो सीधे तरीके से लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। कहा जाता है कि तकरीबन 30 सीट पर धांधली हुई है। पहले 20 सीट आ रही थी, अब 30 सीटों पर आ रही है। जिस तरह से चंडीगढ़ में अनिल मशी ने किया, चंडीगढ़ चुनाव को प्रभावित करने का, उसी तरह से अगर जाएं तो शायद भाजपा ये भी देख रही है कि कल उठ के कांग्रेस क्या मूव करती है। अगर 24 घंटे में कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, 48 घंटे में कोई जवाब नहीं देता है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्योंकि चंद्रचूड़ हैं, उनको भी अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। क्या वो ये कहेंगे भैया फिर से हम जो... इसी में मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगा, आपको माफ़ कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है तो कहीं इसके पीछे तारीख बढ़ाने का पेच ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, जो जानकार हैं वहाँ के, हरियाणा के, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं जो दूर से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वही हम यहाँ रिप्लिकेट करते हैं, यहाँ हमारे गुजरात के दर्शकों को बताने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन समझ में ये बात भी है ना कि कल उठ के अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है, तो अगर सरकार बनने के बाद स्टे देती है तो आपकी तो बहुत छीछालेदर होगी, फिर सभी राज्यों में फिर ये हाल नहीं, तो फिर आपकी बदनामी भी होगी ना कि आपने गलत तरीके से लिया, गलत तरीके से किया, या फिर से जांच अगर करवाती है तो आप कैसे करेंगे? एक राज्य महाराष्ट्र में तो आप फंस चुके हैं। फिर महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, नहीं, महाराष्ट्र में भी तो जो सरकार आपने तोड़ी उद्धव की, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया गलत तरीके से सरकार, लेकिन हम गलत तोड़ी है आपने, राज्यपाल को अधिकार नहीं था। अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं करते तो हम स्थिति यथास्थिति कर सकते थे, लेकिन अब ये हो सकता नहीं है। इसलिए उस सरकार को, हालांकि 24 से 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन शायद वहाँ का इलेक्शन घोषित कर दे, लेकिन सवाल यही है कि एक तो आप पर आरोप लगाइए, एक सरकार तोड़ने में गलत तरीके से सरकार आप चला ही रहे हैं। दूसरी बात, अगर इस पर ये कुछ होता है तो आपका छीछा लेदर खाली यहाँ नहीं, पूरे विश्व में, अन्य राज्यों में भी, और फिर हाँ, आप समझिए ना, जब आप विश्व के लोगों के पास जाएंगे, आप अभी विश्व में बोल रहे हैं हम डंका बज रहा है, आप इटली जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप फ्रांस जाते हैं, आप रशिया जाते हैं, आप यूक्रेन जाते हैं, आप जर्मनी जाते हैं,
वहाँ पर भी लोग पूछेंगे अरे तुम्हारी पार्टी कैसी है, तुम क्या बात कर रहे हो साला, तुम तो खुद ही झोल करके जीत रहे हो वहाँ और हमको आके सिखा रहे हो, बताने को मतलब नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो कि हम बुद्ध और गांधी की धरती से आते हैं। जाओ अपने गिरेबान में झाँक के देखो, लोग बोलेंगे ना आपको। इसलिए मुझे लगता है कि ये और थोड़ा टाला जा रहा है और इससे शायद मुझे लग रहा है पेच फंस रहा है दोनों तरीके से। अगर देखो वहाँ बगावत होती है, क्योंकि पहली बार इस तरह से हुआ है कि किसी व्यक्ति, कोई बड़ा नेता अपने घर पे 10 विधायकों को बुला लेता है। शायद वो भी तो जानते होंगे कि हम किस तरह से इलेक्शन जीते हैं। अगर आप हमको दबाएंगे तो हम आपको दबाएंगे, हम आपकी पोल खोलेंगे। और पहली बार हो रहा है कि इस तरह से सब कुछ इतना लेट हो रहा है, वरना तो फट से नहीं 12 तारीख को हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था ना जी, जो पैटर्न है अभी तक का। हाँ, क्योंकि बीजेपी जो जानी जाती है वो अपने अनुशासन के लिए, चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, मतलब अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, ऐसा कहते हैं, कथित अनुशासन के लिए। और उसका अनुशासन कैसा है अपने को पता ही, अपने देख ही लिया है। लेकिन सवाल यही है कि पहली बार अमित शाह का पर्यवेक्षक बन के जाना, पहली बार वहाँ पर एक गुट का इकट्ठा होना, पहली बार तारीखों का शपथ विधि के 2 बार खसकना और तीसरी बार होना, ये बहुत सारी चीज़ों को इंगित करता है राहुल। वो देखना होगा आगामी दिवसों में कि 17 तारीख तक हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन फिलहाल संशय है क्योंकि आज 14 है, समझो 15, 16, 17, 8 को रिजल्ट आया, 9 को कहा गया कि 12 को होगा, फिर 12 को बोला, फिर अचानक 10 को ये खबर आ गई कि नहीं अब हम 15 को करेंगे, फिर 13 को खबर आ गई नहीं अब हम 17 को करेंगे। मतलब देखना होगा कि जीत तो लिया है रण, लेकिन विनेश फोगाट की तरह तो नहीं हो जाता है कि 100 ग्राम के लिए चला जाए। ठीक है, अब अनिल जी हम अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में युग की एक स्वजातीय नेता है, उन्होंने कुर्मी विधायक को थप्पड़ जड़ दिया है और मोहन भागवत कहते हैं कि हम हिंदू एकता की बातें करते हैं। देखिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बोगस बात है हिंदू एकता की। आप जब बोलते हैं हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू में 4 वर्ण हैं, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि 4 वर्ण नहीं है, हम सब हिंदू हैं, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो निचला तबका है क्या उसको आप न्याय देने में अभी तक सफल हुए हैं? आप भी 100 साल से अपनी संस्था चला रहे हैं, आरएसएस चला ही रहे 100 साल से। वो बोलता है कि हम अपना आदिवासियों के लिए हमारे में सब बराबर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम खाली एकात्म मानववाद में हम ध्यान रखते हैं, सभी बराबर हैं हमारे लिए। तब सवाल यही आता है, तो फिर मोहन भागवत जो ब्राह्मण हैं, मोहन भागवत जो नागपुर के हैं, कितने उनके सरसंघचालक जो हैं वो दलित बने हैं, कितने सरचालक जो ओबीसी हैं, कितने सरचालक जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण ही क्यों? सवाल तो खड़ा होगा ना आपके पास। 1 आध 2 को छोड़ दें तो सब ब्राह्मण। ठीक है भाई, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो उनका संगठन है, जिसको मन चाहे उसको रखें। लेकिन सवाल ये होता है कि जब आप सरकारी नौकरियों में भी, ये तो ठीक है घटना हुई कि कुर्मी विधायक थे, आप समझिए कुर्मी विधायक थे, एमएलए थे, जनता का प्रतिनिधित्व व्यक्ति था जिसको जनता ने चुना। उस व्यक्ति को एक दबंग व्यक्ति, ठाकुर व्यक्ति, वो जो एक जब मैं उसको पिटाई कर देता है और बाद में करणी सेना के कार्यक्रम में उसको आया शेर आया किनारे लगते हैं, तो क्या मानते हैं आप? उसके मन में क्या बीती होगी या उसके समाज पर क्या बीती होगी कि आज भी दबंगों, क्योंकि सीएम ठाकुर है, इसलिए सीएम ठाकुर है, इसलिए जो मन चाहे वो हम करेंगे। वो ठाकुर है, वो मारेंगे और जो हक की अपनी बात करेंगे। तब बोलोगे यार आप हिंदुत्व की बात करो, अब बटो मत, नहीं तो कटोगे आप। नहीं क्या नहीं, मुझे बताइए, वो एफआईआर तक नहीं हो पाई उस केस में, आपको बता दूं। अभी तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर नहीं, इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अभिषेक उपाध्याय जो पत्रकार है उसने जो लिखा था कि सब जगह ठाकुर है, नीचे से लेकर ऊपर तक ठाकुर है। ममता त्रिपाठी पर हुआ कि ठाकुर है, तो कौन करेगा? जब नीचे से ऊपर तक, जब सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा, तो फिर सर कुर्मी भी मारे जाएंगे, वहाँ एससी भी मारे जाएंगे, एसटी भी मारे जाएंगे, जितने भी ओबीसी हैं, यादव भी मारे जाएंगे, वहाँ मल्लाह भी मारे जाएंगे, वहाँ हर लोग तबका मारेगा और विकास दुबे जैसा ब्राह्मण भी मारा जाएगा। और जब जितिन प्रसाद जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने लिस्ट निकाला था कि देखो अभी तक योगी सरकार में लगभग 400 ब्राह्मणों को मार दिया गया। मतलब मैं आपको बताऊं ना राहुल, ये सरकार न तो हिंदुओं की है, ये सरकार न तो एसटी एससी ओबीसीओं की है, ये सरकार न तो ठाकुरों की भी नहीं है। देखो ठाकुर के भी ये लोग बचाने के लिए, ये लोग बैलेंस करने के लिए
एक यादव लड़कियों को एनकाउंटर किया, ठाकुर को भी एनकाउंटर किया, बैलेंस करने के लिए ये किया। मुस्लिमों को भी नहीं है ये सरकार। इसमें सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, इंडिया अलायंस के साथ में वहाँ पे कुर्मी भी जो प्रतिनिधित्व करती हैं अलायंस में, तो वो इन पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? वो देखो मैं बताऊँ, अनुप्रिया पटेल जी खास करके पूर्वांचल में बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, भदोही, उनका खास अच्छा प्रभाव है। उनके कारण नहीं है, उनका कोई बड़ा काम नहीं है समाज के लिए। मैं तो देखो खुद उस समाज से आता हूँ राहुल। उनके पिताजी थे सोनेलाल, वो मजबूत नेता थे, उन्होंने समाज के लिए काम किया, लोगों को एक करने का काम किया। गुजरात की तरह जो पाटीदार हैं, जो पटेल, वहाँ उतने मजबूत नहीं हैं, आर्थिक तौर पर भी मजबूत नहीं है और दबंग भी नहीं है, दबंग भी नहीं, समझो। वहाँ पर वो ओबीसी में आते हैं वहाँ पर, और ताकतवर दृष्टि से कहें तो वो भी नहीं है, उनमें आपको नोटरीज पर्सन भी आपको नहीं लगेगा। वो अपना खेती काम करते हैं, कहीं नौकरी की है, सरकारी मिला नहीं मिला, मतलब एवरेज है, समझो। उनके पास न तो बहुत सारी ज़मीनें हैं, न तो वो माफिया कोई है वहाँ पर। आप देखो कोई कुर्मी माफिया आपको नहीं दिखेगा, कोई दबंग नहीं दिखेगा, मतलब कमज़ोर कह सकते हैं आर्थिक और सामाजिक तौर पर वो हैं। उनमें से सोनीलाल जो निकले हैं, उनके पिताजी जो हैं, उन्होंने वहाँ के पाटीदार जो यानी कुर्मी हैं, उनमें एक आत्मचेतना जगाई कि अगर हम इकट्ठा होंगे तो हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके वोट के माध्यम से अपने लिए सरकार में कुछ ना कुछ जगह हम बना सकते हैं। सरकार में जगह का मतलब सीधे तौर पे उनका था कि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे जाएंगे तो सरकारी नौकरी लेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो कल कुछ हमारी भी सरकार में सुनवाई होगी। हालांकि ठाकुर, ब्राह्मण और जो उच्च जाति हैं उनका कब्जा तो उत्तर प्रदेश में पहले से रहा ही है। तब उनका ये मानना था, और पूर्वांचल में उन्होंने बदलाव किया। उन्होंने एजुकेशन संस्थाओं के लिए मदद की, वहाँ पर कैसे पढ़ाई जाए उनके लिए सब मेहनत की। जैसे केशुभाई पटेल यहाँ पर थे पाटीदारों की, उन्होंने पूरी पार्टी बनाई, जीपीपी और महागुजर जनता पार्टी और पाटीदारों। उसी तरह वो पार्टी वहाँ जो अपना दल जो है वो भी अपना वो जो है वो कुर्मियों की पार्टी बन के रह गई। हालांकि सोनीलाल कभी नहीं चाहते थे कि ये कुर्मियों की पार्टी बने। सोनीलाल हमेशा चाहते थे कुर्मी, कोयरी, मौर्य, पासवान, वो सब जाति की पार्टी बने। लेकिन जो अनुप्रिया पटेल, उन्होंने उसको कुर्मी की पार्टी बना के रख दिया। क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे वो? जब शिक्षा में वहाँ पे धांधली हुई और जो ओबीसी या एसटी एससी का जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म करके नॉट फॉर सूटेबल कह के उसको जनरल कैटेगरी में भर दिया गया, तब उन्होंने साहब दिल्ली के कहने पे एक लेटर लिखा आदित्यनाथ को कि यह गलत हो रहा है, आपने ऐसा किया। उसके पहले क्यों हिम्मत नहीं हुई? आप तो भाई 2 टर्म से 2014 से आप तो मंत्री हैं, 2014 में भी आप गठबंधन किया था आपने, मतलब उनकी ताकत नहीं है। हालांकि अनुप्रिया पटेल जो हैं वो जरूर से उनकी अपनी अलग राजनीति है, लेकिन दबंग छाप नहीं है, समझो आप। उनको अगर आप बोलोगे कि किसी को न्याय दिलाना है, हाँ खुद अपने परिवार को उन्होंने तरक्की किया। आशीष उनके हस्बैंड है, वो वहाँ जिला पंचायत में और इस सब में उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन सारे समाज की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ किया नहीं। और मैं आपको बताऊं, उनका कोई बयान अभी तक आया नहीं है अभी तक। इससे वहाँ के जो कुर्मी जो समाज, उसमें एक रोष है, आक्रोश है इनको लेकर। ये अभी तक कुछ नहीं हुआ और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मतलब खाली हिंदुत्व का नाटक है सर, कुछ ना दे रही है आपको। आपके टीचरों का फीस, आपकी टीचरों का जो है गुजरात में बात करें, फिक्स पे वालों का कभी नहीं बढ़ा, ना बढ़ाया जाएगा पगार, सैलरी, ना तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन महाराष्ट्र में मदरसों के जो इमाम हैं उनको 3 गुना सैलरी कर दी गई। मतलब ये बात इनको समझनी पड़ेगी कि वो किसी के नहीं है, मदरसों के इमामों की 3 गुना पगार कर दी गई है। आपके शिक्षक के, आपके शिक्षा विभाग की पगार नहीं बढ़ाई गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी हिंदुओं जो टीचर, उनकी पगार नहीं बढ़ाई गई है। हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने भी अभी जस्ट ये लोग जो मुस्लिम समुदाय को, उनको भी ऊपर जिस तरह से इनका जो ट्रस्ट का जो होता है सरकार की तरफ से, उसके ओर से पैसा उन्होंने भी पास किया है। हाँ, मतलब देखो वही मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग नकली हिंदुत्व वाले व्यक्ति हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी भाई तो हमारी सरकार हिंदुओं की है, तो आप ऐसे समाज या ऐसे पार्टियों की क्यों मदद ले रहे हैं? भले आप हार जाओ, आप कैसे इंगित करोगे? आप कैसे इंगित करोगे कि आप हिंदुओं के साथ हो, या कैसे संकेत दोगे? ठीक है, अगर हम बहुमत नहीं है, हिंदू ने हमको नहीं दिया तो हम नहीं रहेंगे, हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे भगवान की पूजा भीड़ हम नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, हम अपने संस्कारों का सिंचन अपने बच्चों में करेंगे, जिससे वो हिंदुत्व का झंडा लेकर दूसरे देश में जाए। लेकिन आप वहाँ जाओगे, खुद आप ये नहीं कहोगे मैं राम के देश से आया हूँ, आप ये नहीं कहोगे मैं कृष्ण के देश से आया हूँ,
आप ये नहीं कहोगे मैं हनुमान के देश से आया हूं, अब क्या कहोगे वहां जाके? अब मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं महात्मा गांधी के के देश से आया हूं। नहीं, आपको शर्म आती है? मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी से सर, कि जाके वो बोलने में क्या दिक्कत है उनको कि मैं कृष्ण के देश से आया हूं, सर मैं राम के देश से आया हूं, मैं कल का एक सीता के वाकया देश भी से आया आपने हूं। देखा होगा उत्तर प्रदेश का, कि युवा उस पर जाके और वो झंडे को खींच के वो गिराता है और फिर शायद उस पर गोली से उसकी शायद हत्या देखिए की। मैं बताऊं, क्या क्या बन रहा है, किस ओर जा रहा है मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपके बच्चों को वो दंगाई बना रहे हैं, और अपने बच्चे ठीक को है? डेवलप करवा रहे हैं। अपने आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, आपके बच्चों को जो वो आक्रांता बना रहे हैं, आपको बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि दूसरे धर्म की इज्जत मत करो, उसको उसका झंडा निकाल के आप फाड़ो फेंको। या किसने सिखाया? हिंदू धर्म तो कहीं नहीं लिखा, ये कहीं लिखा है? उसने सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की हम बात सर करते हैं। स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदू समझो। मुस्लिम सभी हाँ, सिख ईसाई सब चलो हैं भाई भाई। सब हम, चलो हम ये मान लेते हैं भैया हम भाई नहीं हैं, अलग अलग हैं सब, हमने मान लिया। लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया है कि आप किसी के छत पे चढ़ के उसके धर्म का झंडा फाड़ दो? कैसा लगेगा आपको? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने उस युवा मिश्रा की हत्या की वो भी गलत किया है वो लोगों ने, और वहाँ बहराइच में सर दंगे भड़क गए इसके कारण, और सरकार वहाँ की यही चाहती है कि दंगे भड़के, 10 सीटों पर बाई इलेक्शन आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो और हम वहाँ जीते। आपको बता दूं ये जो दंगे भड़कते हैं अपने आप नहीं होते हैं राहुल। हाँ, इतने साल का मेरे साल का तजुर्बा ये है कि कभी अपने आप दंगे होती नहीं, वो हमेशा करवाए जाते हैं, और ये करवाया सुनियोजित तरीके से हुआ है, जिससे ये सब चीज़ें हों। और हमारे बच्चे अभी कम पढ़े लिखे हैं, ये सब करते हैं और दंगा भड़कता है, उसका लाभ किसको मिलता है हमको पता है, एक व्यक्ति जो पीएम बन चुका है। ठीक है सर, अब हम महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस तरह से महाराष्ट्र में हुई है, तो क्या लगता है भाजपा के लिए परेशानी, टेंशन? देखिए भाजपा अपने पूरा गुणागणित लगा रही थी, कैसे जीतेंगे। हम तो मैं तो मेरा अभी भी यही मानना है कि ये जो है वो पॉलिटिकल प्रेरित, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ ज़मीन से जुड़ा सब कुछ चीज़ें थी, ज़मीनों को लेकर हफ्ता वसूली की बात थी, ज़मीनों को लेकर कब्जा वाली बात थी, ज़मीनों के लिए प्रोजेक्ट है सरकारी उसको लेकर बात थी, इसलिए हत्या हुई है, करवाई गई है। हाँ, अलग अलग तथ्य जानने को अलग मिल रहे अलग हैं। एंगल, कोई कह रहा है कि सलमान लॉरेंस के खास मिश्रा, थे, हाँ, तो मैसेज पहुंचाना था सलमान खान के पास। लेकिन मेरा ये स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि ये पॉलिटिकल था सर, ये समझ लो। ये करने गए थे ये कि एक मुस्लिम समुदाय को हम ये बता देंगे यहाँ से लेके बिहार तक, क्योंकि गोपालगंज के जियाउल जो हक नाम था उनका, जियाउल हक सिद्दीकी गोपालगंज के थे, और कहते हैं कि कांग्रेस में इतने साल तक रहे और एनसीपी में चले गए, 15 साल तक विधायक रहे, उनका लड़का भी वहाँ पे विधायक है। उत्तर भारतीयों के लिए, बिहारियों के लिए वो एक प्रकार से मसीहा होते थे, कुछ भी छोटा मोटा काम होता था, वोटर आईडी भी आपको बनवाना है तो उनके पास चले जाओ तो पूरी व्यवस्था करते थे। आप वहाँ चले गए, निराधार हैं, वो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मेरा कोई अनुभव नहीं रहा है, लेकिन जो मुंबई में हमारे रिलेटिव रहते हैं बहुत सारे, उनसे मैंने बातचीत की तो बोले नहीं बहुत अच्छे आदमी थे। देखिए हर व्यक्ति की अपनी अलग राजनीति होती है, एक मदद करने वाली छाप होती है और उसके एक दूसरा खराब पासा भी होता है, जिसको आप बोल सकते हो कि भाई वो हो सकता है वो गलत आदमी था, ये था। लेकिन पॉलिटिक्स में आज कौन ज़्यादा खराब है और कौन कम बुरा खराब है उसका आपको निर्णय करना होता है, लेकिन लोगों की वो मदद करते थे। ये ऐसा शायद इन्होंने सोचा होगा कि अगर ये पॉलिटिकल मर्डर होती है तो कई सारे हम मुस्लिमों को जो सेकंड कैडर के जिनके नेता हैं उनको हम दे सकते हैं मैसेज, लेकिन इससे मामला बिगड़ गया है। इतनी सारी घोषणाएं, इतनी सारी सब होने के बावजूद भी अजीत दादा पवार उसको नाराज़ कर दिया, हालांकि डराने का प्रयत्न किया लेकिन नाराज़ कर दिया। दूसरा चीज़ क्या, वहाँ गृह मंत्री कौन है, तो फडणवीस हैं, समझो। तो फडणवीस के सामने भी सवाल खड़ा हो गया कि आप गृह मंत्री और इस तरह दिन दहाड़े, और वो भी एक नेता जिस पर सर वाई कैटेगरी की जिसको सुरक्षा मिली हुई है, उसकी रक्षा आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसकी रक्षा कर पाएंगे। मुस्लिमों वहाँ आक्रोश है, इसके कारण कायदा और व्यवस्था के ये बात के कारण जो लोग अपने आप को इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। सर बॉम्बे की पुलिस के तो कसीदे पढ़े जाते हैं। सर बॉम्बे की पुलिस के लोग भले कसीदे पढ़ते हैं, मुझे कभी बॉम्बे की पुलिस अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो केवल एनकाउंटर में हफ्ता उगाही में वो विश्वास रखती है। आप अब तक 56 में, मैंने तो फिल्मों के माध्यम से बम्बई को देखा, 1 या 2 बार बम्बई गया हूँ, 2 बार खाली बम्बई गया हूँ, लेकिन जो अखबारों के माध्यम से हम पढ़ते हैं उनको तो ये समझ में आता है कि वहाँ की जो पुलिस है वो नेक्सस चलाती है।
वो जो है उसके परमिंदर सिंह नाम के एक कमिश्नर जो है वो गलत आरोप लगाते हैं, गलत लोगों को फंसाती है वहाँ की पुलिस। खाली वहाँ के हर पुलिस की एक नेचर होता है, ये समझ लो। हर पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो एक ही है, कहीं ज़्यादा तो कहीं खराब। और पुलिस जिसकी बात बोलते हैं ना, पुलिस सर कम से कम मैं यहीं पे 1 मिनट आपको बीच में टोक रहा हूँ। पुलिस से याद आया, 2 दिन पहले अहमदाबाद के अंदर में हेड क्वार्टर के सामने ही खुलेआम पुलिस के द्वारा दारू की महफिल चलाई जा रही थी। ये अब सोचिए ना, कमिश्नर जहाँ उपस्थित रहने वाला हो, और नया भी कार्यालय बना था वहाँ पे, वो दशहरे का केंद्र कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित हाँ। शाह आके उसका उद्घाटन करते हैं। आप करके गए थे उद्घाटन करके, और वहाँ सब कुछ होता है और उसके बाहर निकलते हैं तो 4-5 पुलिस वाले दारू की मजे ले रहे होते हैं। वो तो ठीक है, एक यहाँ का न्यूज़ चैनल, लोकल चैनल, उसने वीडियो कर लिया और दबाव बना पुलिस कमिश्नर पर। मतलब हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते हैं। भाई तुमसे संभल ही नहीं रहा है, तुम आईपीएस बन गए हो लेकिन तुम्हारा महकमा तुमको गांठ ही नहीं रहा है, और दारू दारू दारू। और हमारा तो साला 8वीं पास गृह राज्य मंत्री, हमको तो नहीं समझ में आता है यहाँ का। वो जब जब ललकारता है तो वहाँ अपराध बड़ा हो जाता है। मुझे लग रहा है और वो कि बोलता है कि दारू जानबूझ के उनको उकसाता है। हाँ, उकसाता है कि आओ करो, चाहे बेटियों की बात हो, चाहे ड्रग्स की बात हो। अब देखो ना, गुजरात में हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ है। अब सोचो, ये तो बरामद हुआ है, नहीं बरामद हुआ हो कितना होगा। अभी तक उड़ता पंजाब सुना था, अब उड़ता हो गुजरात। ये गिरता गुजरात है सर, उड़ता पंजाब नहीं, ये गिरता गुजरात, गिरता गुजरात है। इसकी मैं बोल रहा हूँ ना सर, जब हमारे पापा ओपा या दादा वादा यहाँ आए थे तब कहा जाता था कि गुजरात जितना सेफ कुछ नहीं है। रात को 2 बजे भी लड़कियाँ निकल सकती हैं, घूम सकती हैं। लेकिन क्या छाप हुई है आज। आज आप लोग गए थे एक जगह, औरत कह रही थी ना आपको, अरे कि वो तो भैया कह रही इससे थी, अच्छा तो यूपी है, हमारा बोले गांव है। ये मोदी का गुजरात से अच्छा तो मेरा गांव है। हाँ, आप सोचिए। अब यानी उस औरत की ऐसी वेदना होगी तब जाके उसने बोला होगा। मतलब ये समझिए आप कि लोग अब यूपी में ये कहेंगे कि भैया हमारा गुजरात तो नहीं बन रहा है, गुजरात मत बनने दो हमारे यूपी को। इतनी बड़ी खेप मैंने नहीं सुना कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का खेप जो है वो यूपी में कहीं पकड़ा गया और ड्रग्स का। और शायद ये भी है कि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, लोगों को पैसे की ज़्यादा भूख है, ये भी हो सकता है रातों रात करोड़पति बनने की चाह हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़े लोग शामिल होंगे और शायद इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। खैर, लेकिन बात हम लोग महाराष्ट्र की कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी की हत्या ने बीजेपी का खेल पलट के रख दिया है सर, ये बात आप समझ लीजिए। आने वाले समय में उनकी दाल पतली, नहीं, हालत ख़राब है सर वहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी भी सीटों को लेकर जो गठबंधन थे नहीं बन पा रहे ठीक से, फंसे ही। हाँ, और जिस तरह से इसकी हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, उससे बेहद नाराज है अजीत पवार। चलिए ठीक है, बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में क्या सब कुछ ठीक है? और नायडू ने जिस तरह से जाति जनगणना को लेके बातें की है, तो क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं चिंता देखिए, बढ़ा दी है? आपने 2 सवाल पूछे, एक ही में 2 सवाल। एक पहले सवाल का जवाब दूं तो बिहार में सब कुछ ठीक नहीं लगता है। आप भले पलटू राम कह सकें नीतीश कुमार को कि कब क्या कर देंगे पता नहीं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का कहीं आरोप नहीं लगा। नहीं है। उनका बेटा देखो नहीं आना चाहता है। आप लोग सर 5-5 10-10 साल काउंसिलर बन जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने, डिफेंडर जैसी गाड़ियों में, ग्लो मास्टर जैसी गाड़ियों में घूमने लगते हैं। समझो, हमारे यहाँ अहमदाबाद नारोल में ही जिस आदमी के पास ठिकाना नहीं था, वो आदमी 5 साल में आज इंडिवेयर और इस तरह की गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लेके घूम रहा है काउंसिलर। ठीक है, दूसरे की हो सकती है, लेकिन घूम रहा है, वो हकीकत है। लेकिन आज उनके पास खुद का छोटा सा फ्लैट है और सरकारी बंगले में रहते हैं। उन्होंने खुद का कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया, जो कि 19 साल वो बंदा सीएम रहा। इसके बाद केंद्र में भी वो जो मंत्री रहा। ठीक है, संघर्ष की शुरुआत करें तो आप सब बोलेंगे कि शुरुआत में उनको कहते हैं लोग संघर्ष बाबू, क्योंकि लालू के सामने लड़ते थे। संघर्ष बाबू से आए, भाई बन गए सीएम, तो हो गए सुशासन बाबू। अब जो है अब लोग बोलने लगे पलटू राम। पलटू राम तो ज्यादातर मतलब पलटू राम चाचा ये तेजस्वी, मतलब आप समझो ना कि कहाँ संघर्ष बाबू, सुशासन बाबू और अब पलटू राम। और ऐसा नहीं कि उनका, लेकिन ये उनका जो एक खास बात है, यूँ कहें कि उनका एमएसपी यही है कि उन्होंने सभी जातियों को अपने केवल अपने जो संरचना है
उसमें जोड़ के उन्होंने रखा है, और शायद इसलिए वहाँ पर इतनी 16 सीट उनको, वहाँ 12 सीट वहाँ उनको सबसे ज़्यादा मिली भी, समझो आप। लेकिन कुल मिला के ये बात यही है कि जो दशहरे पर उनका कार्यक्रम था, और पता उनका तीर छोड़ने वाला, हाँ वो व्याख्या भी मैं अभी आपको बोलने वाला था, वो तीर वो जबरदस्त छोड़े, वो छोड़े कि उन्होंने फेंक छोड़ दिया है। अब अब या तो वो वो गुस्से तीर में, क्योंकि बाजू में डिप्टी सीएम थे, अब क्या उनके मन में चल रहा था बाजू में, छोड़ दिया उन्होंने तीर, ऐसे चला और दिख रहा है कि ऐसे हाँ। करके जैसे फेंक दे रहे हो, लेकिन चला नहीं, चला है। वो ऐसा लग रहा है कि छूटा नहीं। वो वहां पे अब एक ये बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा है कि वो वहां खुश नहीं है, खुश नहीं है ये कभी लेकिन जिस तरह ईडी के उनके लोगों के नजदीक लोग ईडी पर छापे पड़ रहे हैं, ये सब पड़ रहे हैं, और देखिए ना वहाँ पर जिस तरह अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, उससे तेजस्वी आपको नहीं दिखेंगे। अब इलेक्शन के दौरान खूब दौड़े तेजस्वी, बोले बैक पेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अब वहाँ रास्ते उनको संघर्ष करते नहीं, क्यों? उनको लग रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन तक कहीं चाचा हमारे पास आ ही जाए। हालांकि बार बार चाचा की तरफ से संकेत दिया जाता है कि भैया नहीं। और दूसरी बात, लग रहा है केसी पीछे के त्यागी, दरवाजे से बार्गेनिंग हो रही है नहीं, चाचा से। आप ये समझिए कि केसी त्यागी ने जो बात कही इसको लेकर, बाबा सिद्दीकी को यही कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। बीजेपी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा दिए, उन्होंने कहा कि भाई आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक बिहारियों को डरा दिया है, लोगों को धमका दिया है, आपने क्या बताने की कोशिश की है। हालांकि वहाँ कहा जा रहा है कि हम फांसी कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन भैया घटना तो हो चुकी। और दूसरी बात, जो सवाल दूसरा आपने पूछा, हाँ नायडू, कि नायडू, हालांकि देखो नीतीश कुमार पहले से कहते रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने एक बार यहाँ जातिगत जनगणना करा लिया तो अब नहीं कराऊंगा। वो अभी भी मांग कर रहे हैं, अभी भी वो मांग कर रहे हैं। हालांकि ठंडे बस्ते में डाल दिया बीजेपी यहाँ के आने के बाद, लेकिन वो अभी से पीछे हटे नहीं है। अब नायडू साहब ने भी कह दिया कि भैया कराइए आप। नायडू साहब यही कहेंगे कराना पड़ेगा आपको, दोनों बैसाखी आप कहीं ना कहीं क्यों। और साथ में आपको बता दूं, ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी, जब योगी आदित्यनाथ हों, जब मोहन भागवत हों, या नरेंद्र मोदी हों, जब भी आपको कहने लगे सीधे तरीके पर या अप्रत्यक्ष तरीके से कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ या मजबूत हो जाओ, जब ये कहेंगे तो आप किसी दूसरे समाज को आप धमकी दे रहे हो। और जब दूसरा समाज को लगेगा भाई आप हिंदू बनिए ना, किसने मना किया है आपको, आप अपनी राजनीतिक रोटी सीखिए, लेकिन किसी दूसरे समाज को मत डराइए कि 80-20 कर देंगे हम, आप ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। आप अपनी राजनीति करिए, वो अपनी राजनीति करेंगे। देश में लोकशाही है, हम कहीं तानाशाही में तो नहीं रहे कि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हमको गोली मार देंगे। सही बात। हम नाथूराम गोडसे की विचारधारा से तो चलते नहीं है, हम तो गांधी की विचारधारा मानते हैं। और शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीएम जो है अब धीरे धीरे प्रेशर उन पर बढ़ेगा, क्योंकि मोदी को और संघ को लगने लगा है अब कि अब हरियाणा जीत गए तो अब हमारा प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा उनको जीतना जो है वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है। और महाराष्ट्र में जिस तरह एसटी ओबीसी इस बार लोकसभा इलेक्शन में इनके साथ उसने साथ छोड़ा, और मुस्लिम ऐसे भी इनसे नाराज़ था, और बाबा सिद्दीकी हत्या और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया है। और कई जगह पर तो जो अनुसूचित जाति की पार्टियां थी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, तो वो उनका क्या होगा, क्योंकि भैया वो तो धमकाने का प्रयत्न हुआ कि हमारे साथ रहो नहीं तो देखो ख़त्म। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि अभी दोनों इंडिया गठबंधन हो या एनडीए यानी महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों में कांटे की टक्कर है। और लेकिन मोदी साहब टेंशन में इस बार ज़्यादा जरूर होंगे, क्योंकि अब इनकी दोनों बैसाखियाँ भी कहने लगी हैं कि जातिगत जनगणना कराइए, आपके हिंदुत्व का कार्ड अकेले नहीं चलेगा। तो अनिल जी आपका धन्यवाद, आपने हमारे तमाम दर्शकों को रूबरू करवाया खबरों से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।